हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो की। यह एक ऐसे फिलोसोफर है जिन्होंने पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अगर आप एग्ज़ाम में प्लेटो से 20 मार्क्स का आंसर लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक विचारों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रो लिखा हुआ है। प्लेटो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक दर्शन को दार्शनिक एवं नैतिक आधार प्रदान किया। वे सोक्रेट्स के शिष्य थे, यानी कि सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सुकरात। ये सुकरात के शिष्य थे और एरिस्टोटल के गुरु थे। उनकी प्रमुख एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक है, और उनकी प्रमुख कृति थी द रिपब्लिक में राज्य, न्याय तथा आदर्श शासन की अवधारणा का विस्तृत प्रतिपादन मिलता है। प्लेटो का मूल उद्देश्य राजनीति को नैतिकता, ज्ञान और न्याय के साथ समन्वित करना था। तो देखो, सबसे पहले ना कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ठीक है। प्लेटो जो है वो प्राचीन ग्रीक का दार्शनिक थे, है ना, ओके। और ये सोक्रेट्स के शिष्य और एरिस्टोटल के गुरु थे। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट किताब थी द रिपब्लिक और इसी में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स आइडिया दिए हैं। तो प्लेटो का मेन एम क्या था कि राजनीति को नॉलेज और मोरालिटी के बेस पर इस्टेब्लिश करना, ओके। न्याय का सिद्धांत, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो कहते हैं कि न्याय का मतलब सिर्फ लॉ को फॉलो करना नहीं होता है ना। हमने लॉज फॉलो कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ जस्टिस हो रहा है, बल्कि जब हम न्याय हम तब कहेंगे जब एक प्रॉपर हार्मोनी बनता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल विधिक व्यवस्था नहीं बल्कि आंतरिक एवं सामाजिक समन्वय, है ना, हार्मनी है। तो इसके ना दो लेवल को समझो पहले, एक व्यक्ति का स्तर और दूसरा राज्य के स्तर पर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल, है ना, इंडिविजुअल लेवल और स्टेट लेवल। इन दोनों को हमें पहले समझना होगा। तो इंडिविजुअल लेवल में क्या है कि मानव आत्मा के 3 स्तर, मानव आत्मा के 3 तत्व। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लेटो जो है वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक बुद्धि यानी कि रीज़न, दूसरा साहस यानी कि स्पिरिट और तीसरा इच्छा यानी कि एपेटाइट। जो रीज़न है, प्लेटो कहते हैं कि जो रीज़न है, जो बुद्धि है हमारी, है ना, ये जो रीज़न है वो सोचती है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है ना, क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। और स्पिरिट का मतलब जो हमें हिम्मत देता है, ठीक है, जो हमें हिम्मत देता है और गुस्सा या जोश देता है, ठीक है। इच्छा यानी कि एपेटाइट, जो हमारी डिज़ायर्स होती है, जैसे खाना, पैसा, कंफर्ट। देखो, अब मेन पॉइंट समझो। अगर हमारी जो इच्छा है, ठीक है, हमारी जो इच्छा है यानी कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं, ठीक है, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, अगर वो कंट्रोल में नहीं होगी तो इंसान जो है ना वो गलत काम करेगा ही। और अगर हमारा जो साहस है, ओके, ये जो हमारा स्पिरिट है, अगर ये कंट्रोल में नहीं होगा तो वो इम्पल्सिव हो जाएगा। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि बुद्धि को लीडर होना चाहिए, हमारे जो दिमाग है ना, उसको लीडर होना चाहिए। अगर और जब बुद्धि बाकी दोनों यानी कि साहस और इच्छा, स्पिरिट और एपेटाइट को बैलेंस में रखती है, ठीक है, और तभी इंसान के अंदर न्याय होता है। और जब बुद्धि बाकी दोनों साहस और जब बुद्धि बाकी दोनों यानी कि ये जो हमारा स्पिरिट और एपेटाइट है ना, इन दोनों को बैलेंस में रखती है, तभी इंसान के अंदर न्याय होता है। अब एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आपको एक चॉकलेट खानी है, ये आपकी क्या है, इच्छा है, ये आपकी डिज़ायर है ना, लेकिन आप जानते हो कि ज़्यादा खाना हेल्थ के लिए गलत है, तो ये आपकी क्या है, बुद्धि है। तो अगर आप बुद्धि की बात सुन के कंट्रोल कर लेते हो तो यही न्याय है।
तो ओवरऑल प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है जब बुद्धि, साहस और इच्छा के बीच संतुलन हो, इन तीनों के बीच, ठीक है, इन तीनों के बीच में संतुलन होगा तभी हम न्याय कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है राज्य के स्तर पर, यानी कि स्टेट लेवल, है ना। तो इसमें क्या क्या है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्य का निष्पादन करता है और अन्य वर्गों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो देखो प्लेटो जो है वो कहते हैं कि जैसे कि इंसान के अंदर 3 पार्ट्स हैं, है ना, एक इंसान के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे ही राज्य के अंदर भी 3 टाइप्स के लोग होते हैं, ठीक है। एक है रूलर यानी कि शासक वर्ग जो डिसीज़न लेता है, ये जो शासक वर्ग है वो डिसीज़न लेता है ना, डिसीज़न लेता है ये। और जैसे कि मान लो पीएम है या लीडर्स हैं। दूसरा है सोल्जर्स यानी कि सैनिक का क्या काम होता है, देश की रक्षा करना, जैसे कि पुलिस हो गई या आर्मी हो गया, है ना, पुलिस या आर्मी। तो और तीसरा है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक जो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना, जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स या बिजनेस वाले। तो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लेटो कहते हैं कि हर ग्रुप बस अपना काम करे, है ना। प्लेटो कहते हैं कि जितनी भी ये जो 3 ग्रुप्स हमने अभी पढ़ा है, बात कर रहे हैं, ये तीनों ग्रुप जो है ना अपना अपना काम करें, कोई किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि रूलर का काम क्या है, सिर्फ रूल करना, है ना, रूलर का काम है रूल करना। सोल्जर्स का काम क्या है, सोल्जर्स का काम है प्रोटेक्शन करना। और प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। सोल्जर का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, और सोल्जर्स का काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो एक दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए, है ना, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब एग्जांपल से समझो, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, डिसीज़न लेना। प्रिंसिपल का काम क्या है, डिसीज़न लेना। टीचर होते हैं, टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, है ना, लर्निंग देना उन लोगों को। और टीचर का काम क्या है, लर्निंग, पढ़ाना बच्चों को, ठीक है। और स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना। अगर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल बनने लगे या टीचर पढ़ाना ही छोड़ दे तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। इसी तरह सोसाइटी में भी हर कोई अपना काम करेगा तभी न्याय होगा, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय तब होता है जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्य तक सीमित रहें और अन्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको ये विश्लेषणात्मक बिंदु। ये सिद्धांत आधुनिक कार्य विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर की अवधारणा से साम्य रखता है। ओके, सेकंड पॉइंट है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, फिलोसोफर किंग। अब सबसे फेमस आइडिया है फिलोसोफर किंग। प्लेटो कहते हैं जब तक फिलोसोफर किंग नहीं बनेगा, जब तक जो दार्शनिक है वो किंग नहीं बनेगा, प्रॉब्लम ख़त्म होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर ट्रुथ को समझता है, वो फॉर्म्स ऑफ गुड को जानते हैं, है ना, वो सेल्फिश नहीं होता है, तो इसीलिए वो बेस्ट रूलर होता है। अब देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्लेटो बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा समझदार और एथिकल है वही रूल करे, ना कि कोई भी आम इंसान, है ना। तो देखो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक होना चाहिए। जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे अथवा राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे तब तक राज्य में समस्या का अंत नहीं होगा। दार्शनिक सत्य और सर्वोच्च कल्याण, फॉर्म ऑफ गुड का ज्ञान रखता है, वह स्वार्थ रहित और तर्कसंगत निर्णय लेता है। यह अवधारणा ज्ञान आधारित शासन की पूर्व पीठिका मानी जाती है। ओके, तो देखो प्लेटो के अनुसार सबसे अच्छा शासक वही है जो ज्ञानी और दार्शनिक हो, क्योंकि उसे सच और न्याय की समझ होती है। इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य के शासन फिलोसोफर किंग के हाथ में होना
चाहिए जो बिना स्वार्थ के समाज के हित के लिए न्याय लें। ठीक है, नेक्स्ट है आदर्श राज्य की अवधारणा, आइडियल स्टेट। प्लेटो का राज्य एक संगठित एवं जैविक इकाई यानी कि ऑर्गेनिक यूनिटी है। राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के माध्यम से ही सार्थक होता है। अब प्लेटो का ड्रीम है आइडियल स्टेट का, तो यह एक परफेक्ट सोसाइटी का परफेक्ट सोसाइटी उनके अकॉर्डिंग स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेट जो है बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो और सबसे शॉकिंग बात, रूलर्स के पास ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और ना ही उनकी कोई फैमिली होगी। ओके, ना ही उनकी कोई फैमिली होगी। क्यों? ताकि वो सिर्फ देश के बारे में ही सोचे, अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचे। अगर उनके पास ना ही कोई प्रॉपर्टी होगी, ना कोई फैमिली सिस्टम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई कुछ काम करेगा ही नहीं, है ना। सब जो भी काम होगा वो देश के बारे में सोच कर ही होगा। तो सिंपल लाइन में याद रखना कि प्लेटो का आइडियल स्टेट एक ऐसा राज्य है जहाँ करप्शन और सेल्फिशनेस के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब बोलो, ऐसा सिस्टम आज के टाइम में पॉसिबल है क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो नेक्स्ट है विश्लेषण, शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति एवं परिवार का अभाव, सामूहिक जीवन की व्यवस्था, कठोर नैतिक अनुशासन। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है और इसी वजह से प्लेटो को आइडियलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक शॉकिंग बात समझो, प्लेटो जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि लोग इमोशनल डिसीज़न लेते हैं और नॉलेज की कमी होती है और गलत लीडर्स इलेक्ट हो जाते हैं, है ना। और डेमोक्रेसी इवेंचुअली ट्रेनिंग में बदल जाती है, यानी कि अत्याचार में बदल जाती है। ठीक है, निरंकुशता आ जाती है। ठीक है, तो आज के टाइम में जब फेक न्यूज़ और पॉपुलिज्म देखते हो तो प्लेटो की बात है ना थोड़ी रेलेवेंट लगती है ना। तो देखो, प्लेटो ने लोकतंत्र को एक दोषपूर्ण शासन प्रणाली माना। मुख्य तर्क क्या है? अत्यधिक स्वतंत्रता से अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, निर्णय ज्ञान के बजाय भावनाओं पर आधारित होते हैं, अयोग्य नेतृत्व के उभरने की संभावना। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र अंततः तानाशाही ट्रेनिंग में परिवर्तित हो सकते हैं। आधुनिक संदर्भ क्या है? ये आलोचना आज के लोक लुभावनवाद यानी कि पॉपुलिज्म एवं भ्रामक सूचना मिस इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में प्रासंगिक प्रतीत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक एवं बौद्धिक विकास, योग्य शासकों का निर्माण, राज्य नियंत्रण शिक्षा प्रणाली, दीर्घकालीन प्रशिक्षण यानी कि गणित, दर्शन और तर्कशास्त्र और योग्यता के आधार पर चयन। तो देखो, प्लेटो के लिए एजुकेशन जो है ना सबसे पावरफुल होता है। वो कहता है कि अगर रूलर अच्छा चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला एजुकेशन जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगी। हर कोई रूलर नहीं बन सकता है, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो ट्रूली टैलेंटेड हैं। और ट्रेनिंग भी इजी नहीं है, मैथ्स होगा उसमें, फ़िलासफ़ी होगा और लॉजिक की लॉन्ग ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्लेटो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहाँ पे सिर्फ सबसे इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन लोग ही देश चलाएं। एक लाइन में याद रखना कि प्लेटो के लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस भाई डिग्री ले लिया या अपने क्लास को पास कर लिया, है ना, ये नहीं है, बल्कि फ्यूचर रूलर को तैयार करना था। तो आप क्या सोचते हो, रूलर बनने के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं? इसके लिए भी आप कमेंट करना। चलो, विश्लेषण
ये प्रणाली एक और गुणवत्ता आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है। तो देखो यह एक ना मेरिट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन फ्रीडम थोड़ी कम हो जाती है। ओके, समालोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब चलो अब थोड़ा ना इवैल्यूएट करते हैं जो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को हम पढ़ेंगे। तो देखो प्लेटो ने जो भी थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसने पॉलिटिक्स को मॉरल बनाया और जस्टिस को डीप कंसेप्ट बनाया और एजुकेशन और लीडरशिप पर फोकस किया। लेकिन अगर हम नेगेटिव पक्ष की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्लेटो की थ्योरी की वजह से ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बनी है ना, और डेमोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट किया और इंडिविजुअल फ्रीडम इग्नोर की, है ना। तो देखिए कंक्लूज़न में एक चीज़ याद रखना कि प्लेटो ने हमें ये सिखाया कि राजनीति सिर्फ पावर का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, मॉरल ड्यूटी है। और इसी वजह से आज भी प्लेटो पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडेशन माना जाता है। तो आई थिंक अब आपको प्लेटो का ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्लेटो का ये जो एक एक लाइन है आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे आई थिंक। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे हम एरिस्टोटल और मार्क्स को भी इसी डेप्थ में कवर करेंगे।